आज हम एक ऐसे कानूनी दस्तावेज के पन्ने पलटने जा रहे हैं जिसने एक पूरे राज्य का नक्शा ही नहीं बदला। बल्कि उसका भविष्य भी बदल दिया। हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस कानून की बारीकियों को परत दर परत खोलते हैं। जी। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कानून में क्या लिखा है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन कानूनी बदलावों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी और उनके राजनीतिक अधिकार असल में कितने बदले हैं। सही बात है। तो हमारा आज का मकसद है इस नई प्रशासनिक व्यवस्था के डीएनए को समझना। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ नक्शे पर 2 लाइनें खींचना नहीं था। इस एक अधिनियम ने शासन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नौकरशाही और आप कह सकती हैं वित्तीय प्रबंधन के हर पहलू को नए सिरे से परिभाषित कर दिया। अच्छा। तो चलिए सबसे बुनियादी बदलाव से शुरू करते हैं, जहां एक राज्य की जगह 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने ले ली। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे बड़ा और पहला कदम था 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इनके ढांचे में क्या फर्क है? और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात छिपी है। पहला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और दूसरा जम्मू और कश्मीर। लेकिन दोनों एक जैसे नहीं हैं। अच्छा। लद्दाख को बिना विधानमंडल के बनाया गया है। इसका मतलब है कि वहां का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति एक उपराज्यपाल के जरिए चलाएंगे। यानी लद्दाख पर सीधा दिल्ली का शासन होगा, वहां कोई स्थानीय चुनी हुई सरकार या मुख्यमंत्री नहीं होगा। बिल्कुल। और जम्मू कश्मीर का क्या? वो इससे अलग कैसे है? जम्मू कश्मीर को एक विधानमंडल के साथ बनाया गया है, जिसका मॉडल काफी हद तक जैसे पुडुचेरी है वैसा है। अच्छा, पुडुचेरी जैसा। हाँ, तो वहां चुनाव होंगे, विधायक चुने जाएंगे और एक मुख्यमंत्री भी होगा। यह इन दोनों के शासन के तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। और भौगोलिक तौर पर देखें तो कारगिल और लेह जिले मिलकर लद्दाख बनाते हैं और पुराने राज्य का बाकी पूरा हिस्सा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आता है। ठीक है, तो ढांचा तो अलग है, एक सीधा केंद्र के अधीन, दूसरा अपनी विधानसभा के साथ। अब बात करते हैं कि दिल्ली में यानी भारतीय संसद में इनकी आवाज कैसे सुनी जाएगी, प्रतिनिधित्व का क्या हिसाब किताब है? आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। जम्मू कश्मीर को राज्यसभा में 4 सीटें दी गई हैं, जो पहले की तरह ही हैं, और लोकसभा में 5 सीटें। ठीक है। वहीं लद्दाख, जो अब एक अलग इकाई है, उसे लोकसभा में 1 सीट मिली है। और अब आते हैं जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा पर, जहां असली कहानी छुपी है। मैंने पढ़ा है कि सीटों के गणित में कुछ बहुत ही अनोखे प्रावधान हैं, कुछ सीटें खाली भी रखी गई हैं। हाँ, और ये सांकेतिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। कुल सीटों में से 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर मतलब पीओजे के लिए आरक्षित रखी गई हैं। तो ये सीटें खाली रहेंगी? जी, ये सीटें खाली रहेंगी। तो ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक बयान भी है, जो विधानसभा के ढांचे में ही शामिल है, जो उस क्षेत्र पर भारत के दावे को दर्शाता है। बिल्कुल सही। और मौजूदा सदस्यों के बारे में क्या? क्या वहां भी कोई अनोखा प्रावधान है? हाँ है। उपराज्यपाल यानी एलजी को एक विशेष शक्ति दी गई है। क्या शक्ति? अगर उन्हें लगता है कि विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नाकाफी है, तो वो अपनी तरफ से 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकती हैं। अच्छा, नॉमिनेट कर सकते हैं? जी। और इस विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा, जो कि सामान्य है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये विधानसभा कितनी ताकतवर है। क्या ये दिल्ली की तरह है, जहां मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच हमेशा खींचतान चलती रहती है? इसके हाथ में असल में कितनी शक्ति है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये इस पूरे अधिनियम का सबसे अहम हिस्सा है। सैद्धांतिक रूप से विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। एक मिनट, ये राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है? हमारे श्रोताओं के लिए इसे आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि संविधान ने कामों की 3 लिस्ट बनाई हैं। एक पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, दूसरी राज्य सूची है जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, जैसे खेती, स्वास्थ्य, सफाई वगैरह। ठीक है। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा। तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा राज्य और समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है, लेकिन और ये लेकिन बहुत बड़ा है। यहां आता है कहानी में ट्विस्ट। हाँ, 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय, सार्वजनिक व्यवस्था मतलब पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, इस विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे गए हैं। ये दोनों सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहेंगे। अरे,
तो इसका मतलब है कि स्थानीय सरकार स्कूल, अस्पताल, सड़कें तो चलाएगी, लेकिन कानून व्यवस्था और सुरक्षा वो पूरी तरह से केंद्र के हाथ में होगी। बिल्कुल। तो सीधे शब्दों में कहें तो विधानसभा के पर खतरे में। आप ऐसा कह सकते हैं। ये विधानसभा की शक्तियों पर एक बहुत बड़ी सीमा है। वो कई कानून बना सकती है, लेकिन जब बात सुरक्षा की आती है तो चाबी केंद्र के पास ही रहती है। और इस पूरी व्यवस्था में उपराज्यपाल की भूमिका बहुत शक्तिशाली हो जाती है। वो सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है। तो उपराज्यपाल क्या क्या कर सकते हैं? वो कितने शक्तिशाली हैं? देखिए, उपराज्यपाल ही यहाँ के मुख्य प्रशासक हैं। कोई भी बिल कानून तभी बनेगा जब वो उस पर सहमति देंगे। वो चाहें तो किसी बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। अच्छा। और जब विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो तो वो अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं, जो कानून की तरह ही लागू होता है। तो फिर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का क्या काम है? कहने को तो मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद उन्हें सहायता और सलाह देती है, लेकिन ये बॉस जूनियर वाला रिश्ता ज्यादा लगता है, जहां बॉस के पास आखिरी फैसला लेने का अधिकार होता है। 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, ये 10% वाली सीमा क्यों? इसका क्या महत्व है? ये सुनिश्चित करता है कि सरकार छोटी और कुशल हो। कई बार राज्यों में राजनीतिक मजबूरियों के चलते बहुत बड़े बड़े मंत्रिमंडल बना दिए जाते हैं, सबको खुश करने के लिए। सही बात है। ये सीमा उस पर रोक लगाती है। तो हमने राजनीतिक ढांचे की बात कर ली, जो काफी जटिल है, लेकिन सरकार चलती है अधिकारियों और अदालतों से। उस मशीनरी में क्या बदलाव आया? न्यायपालिका की व्यवस्था कैसी है? यहाँ एकीकरण पर जोर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय, मतलब कॉमन हाई कोर्ट रखा गया है। एक ही हाई कोर्ट? जी, एक ही। इससे न्यायिक निरंतरता बनी रहती है, यानी पुराने फैसले और प्रक्रियाएं एकदम से नहीं बदलती। और इसका खर्च? अदालत का जो भी खर्च होता है उसे दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया जाता है। ये तो समझदारी भरा कदम लगता है। और उन IAS IPS अफसरों का क्या, जो असल में जमीन पर काम करते हैं? उनके लिए तो दुनिया ही बदल गई होगी। हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा और दूरगामी बदलाव किया गया है। अब तक जम्मू कश्मीर का अपना एक समर्पित कैडर होता था, मतलब जो अधिकारी वहां नियुक्त होते थे वे आम तौर पर अपना पूरा करियर उसी राज्य में बिताते थे, जिससे उन्हें उस जगह की गहरी समझ और अनुभव हो जाता होगा, है ना? बिल्कुल। लेकिन अब जो मौजूदा अधिकारी हैं वे तो फिलहाल दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में काम करते रहेंगे। ठीक है। लेकिन भविष्य में अखिल भारतीय सेवाओं यानी IAS IPS के जो भी नए अधिकारी आएंगे वे AGMUT कैडर का हिस्सा होंगे। AGMUT वो क्या है? AGMUT का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश। तो ये एक बड़ा पूल बन गया है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भविष्य में जो अधिकारी वहां काम करेंगे, हो सकता है कि उन्हें उस क्षेत्र का उतना गहरा अनुभव ना हो जितना एक समर्पित कैडर वाले अधिकारी को होता है। क्या ये एक चिंता का विषय हो सकता है? यह एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ इसके पीछे का तर्क राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है। अधिकारी देश के अलग-अलग हिस्सों में काम करते तो एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित होता है। लेकिन दूसरी तरफ आप सही कह रहे हैं, स्थानीय भाषा, संस्कृति और जमीनी हकीकत की गहरी समझ की कमी एक चुनौती बन सकती है, खासकर ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में। और जो स्थानीय स्तर पर भर्तियां होती हैं, जैसे राज्य सिविल सेवा के अधिकारी, उनका क्या? वहां भी एक साफ बंटवारा कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग JKPSC पहले की तरह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए काम करेगा। और लद्दाख? लद्दाख के लिए कोई अलग से आयोग नहीं होगा। वहां की भर्तियां सीधे संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के जरिए होंगी। तो अधिकारियों की व्यवस्था तो बदल गई, लेकिन इन अधिकारियों और पूरी सरकार को चलाने के लिए पैसा कहां से आता है? इस नए ढांचे में वित्तीय प्रबंधन कैसे काम करता है? इसे समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं, जैसे घर का बजट। अधिनियम में 3 तरह के निधियों मतलब फंड्स का प्रावधान है। 3 तरह के फंड्स? हाँ, पहली है संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड। ये समझिए कि ये आपका मुख्य सैलरी अकाउंट है, जिसमें सरकार की सारी कमाई जैसे टैक्स का पैसा जमा होता है और सारे बड़े खर्चे इसी से होते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया। और बाकी 2? दूसरी है लोक लेखा यानी पब्लिक अकाउंट। ये एक तरह से वो गुल्लक है जिसमें आपने किसी और का पैसा अमानत के तौर पर रखा है, जैसे सरकारी कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड। अच्छा। ये सरकार का पैसा नहीं है, उसे ये लौटाना होता है। और तीसरी है आकस्मिकता निधि या कंटिंजेंसी फंड। ये आपका इमरजेंसी फंड है।
इमरजेंसी फंड। जी, जो किसी अचानक आई आपदा या जरूरत के लिए रखा जाता है और ये सीधे उपराज्यपाल के नियंत्रण में होता है। ये तो बहुत व्यवस्थित तरीका लगता है। लेकिन जब राज्य बटा तो उसकी संपत्ति और कर्ज का बंटवारा कैसे हुआ? ये तो बड़ा पेचीदा काम होगा। हाँ, ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, लेकिन अधिनियम में ये स्पष्ट किया गया है कि ये मनमाने ढंग से नहीं होगा। इसके लिए केंद्र सरकार एक समिति बनाती है जो ये तय करती है कि कौन सी संपत्ति या देनदारी किसे मिलेगी। और आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, चुनावी नक्शों को फिर से बनाना यानी परिसीमन, डिलिमिटेशन। ये शब्द सुनने में भारी लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। बिल्कुल। परिसीमन का सीधा मतलब है विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना, ताकि हर सीट पर लगभग बराबर आबादी हो। हाँ बिल्कुल। अधिनियम में कहा गया था कि चुनाव आयोग 2011 की जनगणना के आधार पर यह प्रक्रिया पूरी करेगा, जो अब हो चुकी है। और इसमें सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात है इसका समय। इस प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद अगला परिसीमन अब साल 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े आने तक नहीं होगा। क्या मतलब? इसका मतलब है कि आने वाले कई सालों के लिए राजनीतिक समीकरण और चुनावी नक्शा इसी परिसीमन के आधार पर तय हो गया है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये अधिनियम सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव का दस्तावेज नहीं है। ये एक राज्य को दो बहुत ही अलग-अलग तरह के केंद्र शासित प्रदेशों में बदलता है। एक जहां सीधा केंद्र का शासन है और दूसरा जहां एक सीमित शक्तियों वाली स्थानीय सरकार है। एकदम सही। ये स्रोत हमें उस पुनर्गठन के क्या और कैसे का एक विस्तृत कानूनी और प्रशासनिक खाका देता है। ये उन नियमों को साफ करता है जिनके आधार पर ये पूरा क्षेत्र अब शासित हो रहा है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व से लेकर नौकरशाही और वित्त तक। इस पूरी चर्चा में एक बात उभर के आई है, जहां एक तरफ इस अधिनियम ने एक राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया, जी, वहीं दूसरी तरफ इसने एक साझा उच्च न्यायालय और एक अस्थायी साझा सिविल सेवा कैडर जैसी संस्थाएं भी बनाई। यह सोचने पे मजबूर करता है कि प्रशासनिक रूप से विभाजित होने के बावजूद आने वाले वर्षों में वे कौन से औपचारिक और अनौपचारिक बंधन होंगे जो इन दो नए केंद्र शासित प्रदेशों को एक दूसरे से जोड़े रखेंगे।